हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब आप। आशा करता हूँ कि सब आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और ऐसे ही खुश और मस्त रहेगा। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर मनीष सोनोने। तो चलिए आज हम देखते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हुआ। तो शुरुआत में संविधान सभा के निर्माण की जो कल्पना थी, जो एक कम्युनिस्ट लीडर थे एम.एन. रॉय, उन्होंने वो पेश की थी। और वो जो एक कम्युनिस्ट मूवमेंट के पायनियर भी थे इंडिया में, उन्होंने वो पेश की। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये एक जो डिमांड थी उसको ऑफिशियल बनाया और उसको ब्रिटिशों के सामने, अंग्रेज़ों के सामने उन्होंने उसे रखा। अब जो ये सी राजगोपालाचारी जो थे, उन्होंने इस डिमांड को ऑफिशियली अंग्रेज़ों के सामने 15 नवंबर 1939 को 15 नवंबर 1939 को ब्रिटिशों के सामने पेश किया। और ब्रिटिशों ने उसको अगस्त 1940 में उसको एक्सेप्ट किया, इसलिए उसको ऑगस्ट ऑफर भी कहते हैं। अब ये जो ऑगस्ट ऑफर है उसको हम डिटेल में देखते हैं। वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो जो थे, उन्होंने अंग्रेज़ों की तरफ से एक डिक्लेरेशन जारी किया, एक घोषणा पत्र जारी किया। उसमें उन्होंने इस घोषणा पत्र में ऐसे कहा कि पहले विश्व युद्ध के दौरान उसको पब्लिश किया। और उसमें उन्होंने कहा कि जब पूरा विश्व पहले विश्व युद्ध में इन्वॉल्व था, पूरा उसमें शामिल था, तो फिलहाल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन पर, संविधान सभा के गठन पर अभी कोई भी उसको विचार नहीं किया जाएगा। और उन्होंने अपील की इंडियन लीडर्स से, इंडियन पार्टीज से कि जो भी इंडियन पार्टीज़ है, इंडियन लीडर्स है, वो अंग्रेज़ों को, ब्रिटिशों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, पहले विश्व युद्ध में उनको मदद की जाए। नेचुरली कांग्रेस ने और इंडियन लीडर्स ने इस अगस्त ऑफर को ठुकरा दिया। उनको ये जो उनकी कल्पना थी, उनका ये जो सुझाव था, उनको वो पसंद नहीं आया और उन्होंने इस अगस्त ऑफर को ठुकरा दिया। फिर बाद में आया द क्रिप्स ऑफर ऑफ 1942। 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये एहसास हुआ कि हम ज़्यादा दिनों तक जो भारतीय प्रॉब्लम है, संविधान सभा के गठन के हो या इंडिपेंडेंस के डिमांड के हो, उसको ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा साल तक उसको नज़रअंदाज या इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने 22 मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स नाम के एक ऑफिसर को निगोशिएशन करने के लिए इंडिया भेजा, ताकि वो इंडियन लीडर्स के साथ, इंडियन पार्टीज़ के साथ निगोशिएशन करके पहले विश्व युद्ध में जो एक कॉपरेशन है, वो कॉपरेशन वो पा सके। और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने भारतीय समस्याओं को सेटल करने के लिए कुछ सुझाव दिए। पहले तो उन्होंने एक प्रोविज़न बनाया, उसमें सभी राज्यों के स्टेट्स को संविधान सभा की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उन्होंने अपील की। और संविधान सभा में जो सदस्य हैं वो प्रोविंसेस से भी चुन के आएंगे और कुछ सदस्य जो है इंडियन प्रिंसले स्टेट्स जो थे वो नॉमिनेट करेंगे। और इस पूरी प्रक्रिया को इंग्लैंड के जो राजा थे वो उस पर कंट्रोल करेंगे। लेकिन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के इन सुझावों से सेटिस्फाइड नहीं थे। जो भी इंडियन लीडर्स थे, कांग्रेस के लीडर्स थे, उस समय की पार्टियाँ थी, चाहे वो कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग हो, और नेचुरली उन्होंने इन सुझावों को भी रिजेक्ट किया, इन सुझावों को भी ठुकरा दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय नेताओं ने इन सुझावों में भारत के बंटवारे की बीज दिखाई दिए। जो स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कुछ सुझाव दिए थे, उसमें इंडियन लीडर्स को, कांग्रेस लीडर्स को भारत के जो पार्टीशन का एक बीज उसमें दिखाई दिया। और स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे 1942 में इंग्लैंड खाली हाथ चले गए। उसी दरमियान क्या हुआ, इंग्लैंड में लेबर पार्टी सत्ता में आई और लेबर पार्टी भारतीय समस्याओं को लेकर ज़्यादा सिंपैथेटिक थी। भारतीय समस्याओं को लेकर वो ज़्यादा विचार करती थी और उन्होंने भारतीय समस्याओं को सुलझाने का प्रॉमिस किया, वादा किया। उसी दरमियान गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के असफल होने के बाद पूरे भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ऑफ 1942 घोषित किया, जिसे हम
भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। और ये नारा उन्होंने 8 अगस्त के एक रिजोल्यूशन में पास किया। और ये जो क्विट इंडिया रिजोल्यूशन है वो 1942 से 1944 तक चला। और ये जो असहकार का ये जो था दौर वो 2 साल तक चला। और उसमें उन्होंने, महात्मा गांधी ने लॉर्ड वेवेल के साथ निगोशिएशन स्टार्ट किए। अब ये क्विट इंडिया रिजोल्यूशन जो था वो ब्रिटिशों को थोड़ा मुश्किल में डाल सकता था, इसलिए उन्होंने जो लॉर्ड वेवेल थे उनको भारत भेजा ताकि वो गांधी के साथ निगोशिएशन कर सकें। और श्री राजगोपालाचारी ने एक प्लान सबमिट किया 1942 में, और उसमें खास करके मुस्लिम लीग के साथ सेटलमेंट करने का सुझाव दिया। और इस सुझाव के साथ महात्मा गांधी भी सहमत थे। उसके बाद जब लॉर्ड वेवेल द गवर्नर जनरल ऑफ वाइसरॉय थे इंडिया के, 14 जून 1945 में, जिसे हम वेवेल प्लान भी कहते हैं, 14 जून 1945 में उन्होंने अपने भाषण में उसी दिन एल.एस. एमरे, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, इन दोनों ने अपने एक स्पीच में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक स्पीच दे दिया। और वेवेल प्लान के तहत वाइसरॉय के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन, जिसे हम कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, वो ऑर्गेनाइज करने का सुझाव दिया, ताकि जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, कांग्रेस के हो या मुस्लिम लीग के हो, वो उस सम्मेलन में आ सके और अपने जो भी कुछ प्रपोजल्स थे, अपने जो भी कुछ सुझाव थे, वो सुझाव वहाँ पे वो प्रेजेंट कर सकें। उसी वेवेल प्लान के तहत शिमला कॉन्फ्रेंस हुई 25 जून 1945 को। लेकिन शिमला कॉन्फ्रेंस बहुत ही असफल रही, क्योंकि लॉर्ड वेवेल की अध्यक्षता में जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, वो शिमला कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से फेल हुई, पूरी तरह से असफल हुई। और लॉर्ड वेवेल ने भी इस कॉन्फ्रेंस को पूरी तरह से फेल बताते हुए कहा कि दोनों जो पार्टियाँ थीं, दोनों जो गुट थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, किसी भी निर्णय तक पहुंचने में वो असफल रहे। और ये कॉन्फ्रेंस असफल होने के बाद सभी पार्टियों को और लॉर्ड वेवेल को भी एक एहसास हुआ, एक रियलाइजेशन हुआ कि अब पाकिस्तान नाम के अलग राष्ट्र को अब कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि उसी कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे, मोहम्मद अली जिन्ना, बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने पाकिस्तान नाम के अलग स्टेट का बहुत ज़ोर शोर से वहाँ पे पुरस्कार किया। इस समस्याओं को लेकर आगे जाके फिर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया। वो कैबिनेट मिशन प्लान का एक अच्छा इंटेंशन ये था कि द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 वाज मेनली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर यूनाइटेड इंडिया। जो पिछले कॉन्फ्रेंस में अलग पाकिस्तान की एक डिमांड हुई थी, उस अलग डिमांड को कहा तो रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कैबिनेट मिशन प्लान स्थापित किया, जिसमें लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ए.वी. अलेक्जेंडर एंड सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो पहले भी आ चुके थे, वो ये तीनों लोग दिल्ली आए 24 मार्च 1946 में। और उनके और कांग्रेस लीडर्स के बीच में एक बहुत ही प्रोलॉन्ग डिस्कशन, एक लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ। लेकिन दो मुख्य पार्टियां जो थी उस समय की, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इस लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद भी उनके बीच कोई भी समझौता नहीं हुआ। और फाइनली कैबिनेट मिशन ने ये तय किया कि अब पाकिस्तान नाम के अलग स्टेट का निर्माण जो था वो अब तय है। आगे इस मिशन ने यह भी तय किया कि संविधान सभा में 389 मेंबर्स होंगे। और ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव जो थे इस कैबिनेट मिशन प्लान ने पेश किए। और जहाँ तक भारत के समस्याओं का समाधान निकालने का सवाल था, तो इस कमीशन ने इस बारे में बहुत ही ऑनेस्ट एफर्ट्स लिए, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान बना ही था यूनाइटेड इंडिया के लिए। जो शिमला कॉन्फ्रेंस में डिमांड की थी मुस्लिम लीग ने कि उनको एक अलग पाकिस्तान नाम का देश चाहिए, तो कैबिनेट मिशन प्लान का जो एक सुझाव था वो बहुत ही ऑनेस्ट था और इंटेंशन भी उनका अच्छा था। लेकिन 31 जनवरी 1947 में मुस्लिम लीग ने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो प्रोसीडिंग्स थी उनको अल्ट्रा वायरस और इनवैलिड बताते हुए
उसको बर्खास्त करने की मांग की। और हम सब जानते हैं खान अब्दुल गफ़ार खान का नाम जानते हैं। उनके जो बेटे हैं मिस्टर वली खान, उन्होंने 27 सितंबर 1947 के गुजरात समाचार में मिस्टर जिन्ना को क्रिटिसाइज़ करते हुए लिखा कि वो ब्रिटिशों के हाथों की कठपुतली है और उनके ज़रिए अंग्रेज़ भारत के जो मुख्य पार्टी थी कांग्रेस, उसको दबाने की कोशिश कर रही है, और उन्होंने मिस्टर जिन्ना के ज़रिए भारत के 2 टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बाद में आया एटलीज सेटलमेंट ऑफ फरवरी 1947। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मिस्टर एटली ने अपने एक स्टेटमेंट में डिक्लेयर किया कि जून 1948 तक सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा, इंडिपेंडेंस मिलेगा, और तब तक अगर कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बनाने का काम पूरा नहीं करती तो हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट जो होगा, मतलब इंग्लैंड के जो राजा होंगे, वो डिसाइड करेंगे कि सत्ता के हस्तांतरण का जो प्रोसेस था वो कब किया जाएगा। अभी जो एटलीज ने जो स्टेटमेंट दिया, जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, कि जून 1948 तक सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा या इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगा, तो इस स्टेटमेंट से इंडिया की जो पार्टियां थी, चाहे वो कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग हो, वो बहुत ही नाखुश थी, क्योंकि उनको जल्द से जल्द इंडिया का इंडिपेंडेंस चाहिए था और उस इंडिपेंडेंस पे इंग्लैंड का कोई भी कंट्रोल उनको नहीं चाहिए था। और एटली का जो स्टेटमेंट था उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। फिर बाद में लॉर्ड माउंटबेटन, जो इंडिया के लास्ट के गवर्नर जनरल थे, वो 24 मार्च 1947 में इंडिया आए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि सत्ता के हस्तांतरण का काम, मतलब जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर का काम जो था, वो अगले कुछ महीनों में पूरा किया जाएगा। मतलब जब वो मार्च 1947 में आए तो मार्च से अगस्त तक एक 2-3 महीने में उन्होंने ये जो इंडिपेंडेंस की प्रोसेस थी, सत्ता के हस्तांतरण की जो प्रोसेस थी, ट्रांसफ़र ऑफ पावर की जो प्रोसेस थी, उस पर उन्होंने ज़ोर शोर से काम किया ताकि इंडिया को जल्द से जल्द इंडिपेंडेंस मिल सके। और इस विषय में, इस प्लान में उन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट बातें बताई। बाकी भी उसमें सुझाव थे, लेकिन 2 इसमें महत्वपूर्ण बातें ये थी कि किसी भी हाल में भारत का बंटवारा होगा। मतलब लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के तहत अब इंडिया और पाकिस्तान, ये दोनों नाम के स्टेट आएंगे, ये बात तो इनविटेबल थी। मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे और बंगाल और पंजाब में ये जो 2 प्रोविंसेस थे, वो अलग से डिसाइड करेंगे कि सिंपल मेजॉरिटी से डिसाइड करेंगे कि उनको एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहना है या आगे जाके जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट होगी, उसमें शामिल होना है। तो ये भी 2 महत्वपूर्ण बातें उसमें थी। और हम सब जानते हैं कि रिलीजियस बेसिस पे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स चुन के आते थे वो लगभग 300 मेंबर्स थे। और लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के तहत अब ये क्लियर हुआ था कि अब भारत का पार्टीशन होगा, भारत का बंटवारा होगा और पाकिस्तान का एक अलग देश, अलग राष्ट्र निर्माण होगा। फिर बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का जो मुख्य हेतु था, एक मुख्य इंटेंशन था, वो था कि अंग्रेज़ों का कोई भी कंट्रोल 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया पे नहीं रहेगा। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सदस्य थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय कम्युनल ग्रुप्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स इन 1946 ऑन ऑल इंडिया बेसिस। 1946 में जो कम्युनल बेसिस पे, कम्युनल ग्रुप्स के बेसिस पे जो इनडायरेक्टली इलेक्शन द्वारा वो चुन के आते थे, अब वो लेकिन बंटवारे के बाद कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि जो मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट्स थे वो तो पाकिस्तान में चले गए और पाकिस्तान में अलग से कराची में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने का तय किया गया। वो प्रोसेस भी स्टार्ट हुई और इंडियन टेरिटरी के जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे उन्होंने भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने का फैसला किया।
डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो वहाँ से चुन के आए थे, उनका जो टेरिटरी था वो पाकिस्तान में चला गया, और हम सब जानते हैं कि फिर बाद में वो इंडियन टेरिटरी से चुन के आए और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपना काम दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लगभग 300 मेंबर्स थे और बहुत सारी कमिटीज़ भी थी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। संविधान बनाने का सबसे महत्वपूर्ण जो काम था वो इस ड्राफ्टिंग कमेटी पे था। ड्राफ्टिंग कमेटी में हम सब जानते हैं अलादी कृष्णन स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर KM मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, BL मित्तर, DP खैतान एंड N माधवराव, ऐसे कुछ 7-8 सदस्य थे। लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर थे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में इतने सारे सदस्य होने के बावजूद भी हम सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की जो पूरी जिम्मेदारी थी वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पे आ गई, और उन्होंने अपने सेहत की परवाह किए बगैर संविधान निर्माण का ये पहाड़ जैसा काम जो है वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में पूरा किया। और इसलिए भारतीय संविधान के शिल्पकार भी उन्हें कहा जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 में ये जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे उनको सौंप दी। इसलिए हम सब जानते हैं कि 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स जो थे, कुछ प्रावधान वो इन्फोर्स हो गए, जैसे सिटीजनशिप हो या बाकी कुछ आर्टिकल्स हो। और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था उसको लागू किया गया। इसलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ये पूरा जो जर्नी था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फ्रेम हुई, उसकी डिमांड कहाँ से आई, ऑगस्ट ऑफर, द क्रिप्स ऑफर, द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, द वेवेल प्लान ऑफ 1945, कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946, एटलीस्ट स्टेटमेंट, लॉर्ड माउंटबैटन प्लान जो महत्वपूर्ण था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, और फाइनली ड्राफ्टिंग कमेटी जो एस्टेब्लिश हुई, फॉर्म हुई। और ड्राफ्टिंग कमेटी में जो चेयरमैन थे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, उन्होंने कैसे उसको एक पहाड़ जैसे काम को 2 साल 11 महीने और 18 दिन में पूरा किया। तो इस तरह से हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ, इसमें महत्वपूर्ण योगदान कैसे रहा। ये जो कुछ बातें थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। इसको आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स दिए गए हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए।